नमस्कार, के न्यूज के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आज स्पेशल रिपोर्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे गोरखपुर को सीएम योगी की 70 करोड़ की सौगात की, यानी नेशनल हाईवे 24 से माधोपुर बंधा तक 2 लेन सड़क के लोकार्पण की हम बात करेंगे। वहीं हम बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिशन नारी शक्ति के तहत पहाड़ की नारियों के सम्मान की, और साथ ही देखिए यूपी के रायबरेली जिला अस्पताल प्रबंधन की कारगुजारियों पर खास रिपोर्ट। और चलते चलते हम बात करेंगे खटीमा में एकलव्य स्कूल की थाली से निकले बदहाली के सच की। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में और पहली अहम रिपोर्ट का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को अपने गृह जनपद गोरखपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने शहरवासियों को एक बड़ी विकास परियोजना की सौगात दी। सीएम योगी ने 70 करोड़ रुपए की लागत से बने एक बेहद महत्वपूर्ण 2 लेन मार्ग का लोकार्पण किया। यह मार्ग सोनौली और नौतनवा गोरखपुर हाईवे नेशनल हाईवे 24 से ग्रीन सिटी कॉलोनी और पटनिया होते हुए सीधे माधोपुर बंधे को जोड़ेगा। मुख्यमंत्री ने न सिर्फ यूपी के चौतरफा विकास का रोड मैप सामने रखा है, बल्कि विपक्ष पर भी चुन चुन कर अपने तर्कस के तीर चलाए हैं। इस पूरी रिपोर्ट को देखिए। सीएम योगी की गोरखपुर को सौगात, नए 2 लेन मार्ग का लोकार्पण। परियोजना की लागत 70 करोड़। कनेक्टिविटी नेशनल हाईवे 24, ग्रीन सिटी कॉलोनी, पटनिया, माधोपुर बंधा। फायदा, यातायात सुचारू, जाम से मुक्ति, समय की बचत। गोरखपुर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और शहर को जाम के झाम से मुक्ति दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। सीएम योगी ने 70 करोड़ की भारी भरकम लागत से तैयार हुए इस नए 2 लेन मार्ग का विधिवत लोकार्पण किया। नेशनल हाईवे 24 यानी सोनौली नौतनवा गोरखपुर मार्ग को सीधे माधोपुर बंधे से जोड़ने वाला ये नया रास्ता शहर के बड़े हिस्से के लिए लाइफलाइन साबित होने जा रहा है। ग्रीन सिटी कॉलोनी पटनिया होते हुए गुजरने वाला ये मार्ग न सिर्फ स्थानीय निवासियों के आवागमन को सहज बनाएगा, बल्कि शहर के भीतर ट्रैफिक के दबाव को भी काफी हद तक कम कर देगा। ग्रीन सिटी कॉलोनी पटनिया होते हुए माधोपुर बंधा तक निर्माण के कार्य का लोकार्पण हो रहा है। मैं इस अवसर पर इस पूरे क्षेत्र के लोगों को इस मार्ग के पूरा होने के उपलक्ष्य में और आपके आवागमन को अब आसानी होगी, इसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। लगभग 2 किलोमीटर लंबा और 70 करोड़ रुपए की लागत से यह कार्य पूरा हुआ है। आवागमन आसान हुआ है। इस क्षेत्र में बहुत पहले से लोग रह रहे थे, उन लोगों के लिए तमाम प्रकार की कठिनाइयां हुआ करती थी। आने जाने में दिक्कत होती थी। बहुत संकरा मार्ग होने के नाते ट्रक, ट्रॉली, बसें ये नहीं आ पाती थी। वहीं लोकार्पण के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी। सीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार बिना किसी भेदभाव के सूबे के कोने कोने तक विकास पहुंचा रही है। गोरखपुर का कायाकल्प इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन विकास की इस रफ्तार की बात करते करते सीएम योगी के तेवर अचानक तल्ख हो गए। उन्होंने विरोधियों की तरफ अपने तरकश के तीर छोड़ दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की पहचान दंगों से नहीं बल्कि एक्सप्रेसवे और शानदार सड़कों से होती है। जो लोग पहले उत्तर प्रदेश के विकास को महरूम रखते थे, जिसके समय में सिर्फ सैफई महोत्सव और तुष्टिकरण की राजनीति होती थी, आज उन्हें जनता के पैसे का विकास कार्यों में लगना हजम नहीं हो रहा। हमारी सरकार हर गरीब हर नागरिक तक विकास पहुंचा रही है और जो लोग इसमें रोड़ा अटकाएंगे उन्हें जनता कभी माफ नहीं करेगी। यह सिटी के आवागमन को आसान बनाने, सुगम बनाने, नागरिकों के आवागमन के लिए एक बेहतरीन मार्ग है। पूरे गोरखपुर शहर के अंदर अब बदलता हुआ गोरखपुर दिखाई देता है। पहले संकरा मार्ग था, लोग चल फिर नहीं पाते थे, जल जमाव होता था। अब विकास के ढेर सारे कार्य आज गोरखपुर को एक नई पहचान दिला रहे हैं। आज गोरखपुर का हर मार्ग 4 लेन की सड़क से जुड़ चुका है। फ्लाईओवर बन रहे हैं,
बहुत सारे बनकर के तैयार हो भी गए हैं। तो ये सभी कार्य इसलिए जिससे आपके जीवन में सुगमता हो, आसानी हो, आपको इन सभी सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सके। इसी के लिए आज हम सब यहां पे सांसद जी को लेकर के, सभी गोरखपुर के विधायकों को लेकर के, महापौर जी को लेकर के आए हैं। वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए याद दिलाया कि कैसे पिछली सरकारों में विकास योजनाओं की फाइलों में दम तोड़ देती थी। सीएम योगी ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और ये रफ्तार रुकने वाली नहीं है। स्थानीय नागरिकों में भी इस नई सड़क को लेकर खासा उत्साह है, क्योंकि बरसों से जिस इलाके के लोग खराब रास्तों और जाम से परेशान थे, आज उन्हें 70 करोड़ की चमचमाती सड़क मिल चुकी है। आपको बता दें कि गोरखपुर को मिली 70 करोड़ की सौगात सिर्फ एक सड़क नहीं है, बल्कि ये पूर्वांचल में कनेक्टिविटी का एक नया आम देने की कोशिश है। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि चुनाव चाहे जो भी हो, उनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ विकास है और इसी विकास के रथ पर सवार होकर वो विरोधियों के हर सियासी वार का जवाब दे रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली अहम रिपोर्ट की करते हैं। उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने की दिशा में धामी सरकार का सबसे बड़ा फोकस मातृशक्ति पर है। देहरादून में आयोजित विशेष महिला संवाद एवं सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की नारियों से सीधी बात की, उनके सुझाव सुने और उनका मार्गदर्शन भी लिया। इस खास मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के निर्माण से लेकर इसके विकास तक हर मोड़ पर हमारी माताओं बहनों का योगदान अमूल्य है। आइए देखते हैं देहरादून से ये हमारी विशेष रिपोर्ट। पहाड़ की विषम परिस्थितियों में भी अपने परिवार, समाज और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को संबल देने वाली मातृशक्ति का आज देहरादून में सम्मान हुआ। अवसर था महिला संवाद एवं सम्मान समारोह का, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद महिलाओं के बीच पहुंचे। सीएम धामी ने महिलाओं से सीधा संवाद किया, उनकी अपेक्षाओं को समझा और उनके सुझावों को ध्यानपूर्वक नोट किया। सीएम धामी ने कहा कि हमारी मातृशक्ति विकसित उत्तराखंड की सबसे मजबूत आधारशिला है। राज्य निर्माण के ऐतिहासिक आंदोलन से लेकर आज तक हमारी माताओं और बहनों ने हर कठिन परिस्थिति में अपने साहस, परिश्रम और आत्मविश्वास का परिचय दिया। हमारी सरकार का संकल्प है कि महिलाओं को केवल योजनाओं के लाभार्थी तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें प्रदेश के विकास का सक्रिय भागीदार बनाया जाए। कि मातृशक्ति सशक्त होनी चाहिए, उनका सशक्तिकरण भी होना चाहिए और उनकी सुरक्षा भी होनी चाहिए। इस संकल्प को लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज बहुत सारे क्षेत्रों में महिलाएं आज आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो बागवानी का क्षेत्र हो, चाहे वो मधुपालन का क्षेत्र हो, होम स्टे हो, ऐसे अनेक उपक्रम आज महिलाओं के द्वारा किए जा रहे हैं। और स्वयं सहायता समूह उसके द्वारा लगातार उनके एक से एक अच्छे उत्पाद बनाए जा रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। आप सब लोग, बहुत सारी हमारी बहनें इसमें से भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती हैं। उन सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिले। आपके उत्पाद तो बन जाते हैं, आप जो भी सामान बनाते हैं उस सामान को बाजार में बिकने का अवसर मिले, यानी कि विपणन के लिए कोई न कोई स्थान मिले। सरकार उसमें आपकी मदद करे, उसको आगे बढ़ाए, प्रोत्साहित करे, आपकी सहायता करे। ये सारे काम हम कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि महिलाएं केवल भागीदारी न करें, बल्कि वो निर्णय लेते समय भी वो अपनी राय करके निर्णय करें, नेतृत्व करें और हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। उसी प्रकार से लखपति दीदी भी हमारी आज 265 बन चुकी हैं। अब ये लखपति दीदी 265 नहीं, हम चाहते हैं कि हर बहन हमारी लखपति बने। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली कई प्रेरक महिलाओं को सम्मानित किया। सरकार का मानना है कि महिलाओं का परिश्रम और उनका नेतृत्व उत्तराखंड की वास्तविक शक्ति है। महिला समूहों को स्वरोजगार से जोड़ना हो या निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना, नामी सरकार हर मोर्चे पर प्रदेश की नारी शक्ति को सशक्त बनाने का काम कर रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि वो कानून कब आएगा? आने वाले कल हमारी पीढ़ी कहाँ जाएगी? वो कानून कब आएगा? हमने इसीलिए सरकार को चुना था। हमारी पीढ़ी कल के दिन बाहर जाने वाले, यहाँ हमारे लिए वो कानून कब आएगा?
अरे सब ये तो आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछ लिया। हाँ बताइए। मेरा यही सवाल है, कल के दिन हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी यहाँ नहीं रहेगी, कब भू कानून आएगा? हमारे सबसे पहले हमें भू कानून चाहिए। और बाद में और चीज हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं और काम, नौकरियां भी हम कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। सबसे पहले भू कानून। हमने इसीलिए सरकार को चुना था। सर आपसे विनती है, हमारी पीढ़ी उत्तराखंड वालों को बाहर मत भेजिए। नहीं ठीक है, हाँ माइक दे दीजिए इनको। ये आप सबको पता है कि लंबे समय से राज्य में भू कानून की मांग हो रही थी। कितने लोगों को पता है कि भू कानून की मांग हो रही थी करके? तो आपने ताली किस बात के लिए बजाई? बताइए, आपने ताली क्यों बजाई? भू कानून तो हमने लागू कर दिया, पिछले साल ही लागू कर दिया है भू कानून। देखिए विधानसभा में इसका विधेयक बन गया और ये कानून लागू हो गया। कितने लोगों की, कम से कम 10,000 एकड़ से भी ज़्यादा जमीन तो अभी तक जो है, जिन्होंने भू कानून का उल्लंघन किया है, वो जमीन जो है सरकार में निहित हो गई है अभी तक। अब कोई भी भू माफिया जो बड़े बड़े भूखंड खरीदकर यहाँ की जमीनों को खुर्द-बुर्द करते थे, उनके लिए सख्त कानून हमारी सरकार ने पहले ही लागू कर दिया है। आपको बता दें कि प्रतिभागी महिलाओं ने कहा कि सीएम सर ने जिस तरह से हमारी बातें सुनी, उससे हमारा हौसला बहुत बड़ा है। हमें लग रहा है कि सरकार सच में हमारे साथ खड़ी है। सम्मान मिलने से हमें और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है। अब हम अपने अपने क्षेत्रों में और बेहतर काम करेंगे। जाहिर है कि उत्तराखंड के विकास का रास्ता यहाँ की मातृशक्ति के सशक्तिकरण से होकर ही गुजरता है। मुख्यमंत्री धामी के इस संवाद कार्यक्रम ने न सिर्फ महिलाओं में नया आत्मविश्वास जगाया, बल्कि ये भी संदेश दिया कि आने वाले समय में उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा करने में महिलाओं की भूमिका सबसे अहम रहने वाली है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली अहम रिपोर्ट की करते हैं। जब कोई इंसान अपनों को लेकर अस्पताल का रुख करता है तो उसके दिल में एक आस होती है, दर्द से राहत, इलाज की और थोड़ी सी हमदर्दी की। लेकिन सोचिए, अगर उसी अस्पताल के दरवाजे पर उम्मीद के बदले अपमान मिले और मरहम की जगह मिले लातें, तो उस लाचार परिवार पर क्या बीतेगी। रायबरेली का जिला अस्पताल इन दिनों अपने इलाज के लिए कम और अपनी कारगुजारियों के लिए ज्यादा चर्चा में है। इस रिपोर्ट को देखिए। अस्पताल वो जगह जहां इंसान दर्द से राहत और जिंदगी की उम्मीद लेकर पहुंचता है, लेकिन जब वही उम्मीद लातों और अपमान के नीचे रौंद दी जाए तो सवाल सिर्फ एक कर्मचारी पर नहीं, पूरी व्यवस्था के जमीर पर उठता है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिला अस्पताल से आई हालिया तस्वीरें सवाल उठाने के लिए काफी हैं। एक मानसिक रूप से अस्वस्थ मरीज जो देखभाल का हकदार था, उसे कथित तौर पर वार्ड बॉय की लात सहनी पड़ी। पास में खड़ा सुरक्षा गार्ड चुपचाप तमाशा देखता रहा। ये सिर्फ एक मरीज का अपमान नहीं था, बल्कि उस भरोसे का कत्ल था जो हर आम आदमी एक सरकारी अस्पताल पर करता है। अव्यवस्थाओं की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इमरजेंसी के बाहर पर्चे लहराते तीमारदार और उनका गुस्सा इस बात की गवाही देता है कि अस्पताल के अंदर सब ठीक नहीं है। सरकार की मुफ्त दवा योजना के दावों के बीच डॉक्टरों द्वारा बाहर की दवाइयां और इंजेक्शन लिखे जाने का आरोप लगा, जिसको लेकर जमकर हंगामा हुआ। जब इन अव्यवस्थाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो अस्पताल प्रशासन की नींद खुली। लेकिन सवाल यह है कि प्रशासन की इस नींद खुलने का नतीजा क्या निकला। अव्यवस्था सुधारने की जगह इमरजेंसी और परिसर में बाहरी लोगों के बैठने और वीडियो बनाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। सीएमएस डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार के निर्देश पर नोटिस चस्पा हुआ कि नियम तोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। इमरजेंसी में अनाधिकृत रूप से कुछ लोग आते थे और बैठ जाते थे, जिससे आए दिन हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और जो मरीज आते थे उनको भी इलाज करने में दिक्कत होती थी। अपना जो लोग आए और अननेसेसरी वीडियो बनाते थे और जो सोशल मीडिया पे वायरल करते थे, इसको रोकने के लिए हमने ये कदम उठाया है। भविष्य में अगर कोई वीडियो बनाता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसलिए ये किया गया।
स्टाफ को ये मैसेज दिया गया है कि जिसका कोई काम है आप तुरंत मरीजों का काम करिए। अगर कोई किसी चीज़ को या सूचना को लेने आता है तो उसको सूचना दीजिए और तुरंत उनको सूचना देके उनको कहिए आप अपना दूसरी जगह काम करिए, जाके हमें अपना काम करना। अस्पताल प्रशासन का तर्क है कि अनाधिकृत भीड़ और फर्जी वीडियो से डॉक्टरों को इलाज में बाधा आती है। तर्क सही हो सकता है, लेकिन जनता का सवाल भी वाजिब है। क्या वीडियो बनाने पर यह पाबंदी इलाज में सुधार के लिए है या फिर बाहर की दवा लिखे जाने और मरीजों के साथ होने वाली बदसलूकी के सच को दबाने के लिए? अब लोग सवाल कर रहे हैं कि अस्पताल में अनुशासन जरूरी है, लेकिन पारदर्शिता उससे भी ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर व्यवस्थाएं साफ सुथरी हैं और अस्पताल में मरीजों को बेहतर इलाज मिल रहा है तो फिर कैमरे का डर कैसा? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली हम रिपोर्ट की करेंगे। देश बदल रहा है, डिजिटल हो रहा है, लेकिन हमारे आवासीय विद्यालयों के बच्चों की थाली का मेन्यू अब भी वही पुराना है। दाल चावल और प्रोटीन के नाम पर कॉकरोच। जी हां, मामला खटीमा के एकलव्य विद्यालय की है। आपको बता दें, जिस खटीमा के एकलव्य आवासीय विद्यालय की हम बात कर रहे हैं, जहां जनजातीय छात्र पढ़ाई के साथ साथ कीड़े मकोड़े खाने की कला में भी पारंगत बनाए जा रहे हैं। जब बच्चों ने इसकी शिकायत की तो मैडम ने ज्ञान की घुट्टी पिला दी। शांति से खाओ वरना डांट खाओ। अब छात्र धरने पर हैं, नेताजी आश्वासन का पुल बांध रहे हैं और व्यवस्था वो तो आराम से सो रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। ये है भविष्य के भारत की तस्वीर। खटीमा का एकलव्य आवासीय विद्यालय, जहां बच्चों को एकलव्य की तरह धनुर्विद्या तो नहीं, लेकिन समस्याओं से लड़ना जरूर सिखाया जा रहा है। बच्चों का कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने थाली में तैरते कॉकरोच देखकर खाने से इनकार कर दिया। अब बताइए, क्या हमारी महान व्यवस्था में बच्चों को इतना भी अधिकार नहीं कि वो कॉकरोच स्पेशल थाली को मना कर सके? बहरहाल छात्रों ने हिम्मत जुटाई, मैडम प्रिंसिपल के पास गए, सोचा था समाधान मिलेगा, लेकिन मैडम ने तो ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि समस्या ही गायब कर दी। डांट कर भगा दिया, मानो कह रही हूँ कि कॉकरोच है तो क्या हुआ, चुपचाप खाओ और पढ़ाई पर ध्यान दो। तो यहाँ पे सफाई नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल गंदगी रख रखी है, ग्राउंड साफ नहीं है, गटर पीछे टूट रखा है, वो सुधर नहीं रहा है, और इन्वर्टर लगा रखे जब से इन्वर्टर और क्या परेशानी नहीं डाला तब से। चावल कच्चे चावल बना रहे हैं, तो इसको लेकर धरने पे बैठे हैं आप सब लोग। किसके खिलाफ? और प्रिंसिपल मैम को इतना बोलते हैं, मैम सुनती नहीं है, मैम के पास जाती है, मैम बाहर लेकर के नहीं आती। इकोनॉमिक्स के टीचर के लिए गए थे, जाओ मुझे मैम कह रही है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, तुम अपनी तरफ से लोकल वालों को लिया पर डे का। खटीमा के छात्राएं हम यहाँ पे इसलिए बैठे कि हमें ना यहाँ पे खाना अच्छा मिलता है, ना हमें यहाँ पे पानी ठीक मिलता है, और यहाँ पे ना बिजली ठीक मिलती है। हर किसी का सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग क्या चाहते हो? हम चाहते हैं हमारा समाधान, ये प्रॉब्लम का समाधान हो और हमारी प्रिंसिपल। वहीं जब बच्चों की आवाज दबा दी गई तो अभिभावक मैदान में उतरे, और जैसे ही चुनाव या मीडिया का नाम आता है, हमारे नेताजी पीछे कैसे रह सकते हैं। भाजपा नेता रणदीप पोखरिया और क्षेत्रीय विधायक भुवन कापड़ी भी तुरंत मसीहा बनकर मौके पर पधारे। नेताओं ने बच्चों के सिर पर हाथ रखा, गंभीर चेहरे बनाए, थमा दिया वही सालों पुराना मुफ्त में मिलने वाला टॉनिक यानी आश्वासन। विधायक जी बोले समस्या गंभीर है, भाजपा नेता बोले उच्च स्तर पर बात करेंगे। वाह क्या बात है, जब तक थाली में कीड़े नहीं तैरते तब तक किसी भी स्तर पर बात ही नहीं होती। मुख्यमंत्री श्रीमान खुशवंत सिंह धामी जी को ये विषय संज्ञान में आ गया है। पेरेंट्स, अभिभावक और बच्चों की पहली जो मांग है कि यहाँ से पहले प्रधानाचार्य हटनी चाहिए, क्योंकि उसका व्यवहार बच्चों के साथ और अभिभावकों के साथ दोनों के साथ बहुत अशोभनीय व्यवहार है। इस कारण से अभी उनके हटाने की कुछ प्रक्रिया है, उसको वो लेट हो रहा है, वो हटेगा। एक दूसरा, भोजन की व्यवस्था, भोजन का जो अभी तक टेंडर था वो टेंडर अभी कैंसिल करके दूसरे को टेंडर दिया जाएगा। दो बातें। तीसरी बातें अंदरूनी व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को हम सब मिलके समाज के लोग अभिभावक समिति के साथ बैठ के उसकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे। पानी है, बिजली है, जनरेटर है, खेल का मैदान है, खेल की व्यवस्थाएं हैं, शिक्षक हैं, इन सब की व्यवस्थाओं का समाधान करेंगे। अपने बीच में जनजातीय समाज के ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि रविंद्र राणा जी भी हैं, अन्य और लोग, सभी लोग यहाँ पर हैं। तो माना जाए सिर्फ इनके साथ इनका मनोबल ये न टूटे कि हमारे सीनियर्स आए और हमें इस धरने से उठा दिया, इसलिए इनके साथ
तब तक बैठा हूँ जब तक वहाँ से कोई पत्र ना आ जाए। इन बच्चों ने आज अपनी आवाज उठाई है। बहुत सारी छोटी बेटियां हैं जिन्होंने कल से खाना नहीं खाया है, 3rd क्लास खाना खिला रहे हैं। प्रिंसिपल अपने हिसाब से सब कुछ चला रही है। प्रिंसिपल से बच्चों का रोष है। जनजाति के बच्चे हैं, गरीब परिवारों के बच्चे हैं और पढ़ने में अव्वल हैं। रामनगर बोर्ड परीक्षा लेता है तब निकलते हैं। जब इनके माँ बाप आते हैं तो अगर आप वहाँ जाओगे तो लिखा हुआ है पेरेंट्स इज नॉट अलाउ इन हॉस्टल, मतलब बच्चे के हॉस्टल में माँ बाप नहीं जा सकते हैं। क्यों? कि अंदर गंदगी है, शौचालय साफ नहीं है, पानी जहाँ पर पीने का पानी है वहाँ देखेंगे आप तो काई जमी हुई है। और अंदर कैंटीन में जाकर मैं अभी आ रहा हूँ तो एक्सपायरी आइटम रखा हुआ है। जो चावल है 2025 जुलाई में एक्सपायर हो गया है। गुड़ जानवर भी नहीं खा सकते, ऐसा गुड़ है। अब सवाल ये है कि आखिर व्यवस्था की आंखें कब खुलेंगी? क्या बच्चों को गुणवत्तापूर्ण खाना पाने के लिए भी धरना ही देना पड़ेगा? थक हार कर अब नौनिहालों ने सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गुहार लगाई है। बच्चों और अभिभावकों का साफ कहना है जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक धरना खत्म नहीं होगा। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री जी का चाबुक इस बेपरवाह प्रबंधन पर कब चलता है या फिर मामला भी आश्वासन की फाइल में बंद होकर रह जाएगा। बदहाली पर पर्दा डालना और शिकायतों पर डांट की मोहर लगाना हमारे सरकारी तंत्र का सबसे पसंदीदा काम बन चुका है। लेकिन खटीमा के इन जनजातीय बच्चों ने बता दिया है कि वो अब कड़वा घूंट नहीं पिएंगे। अब देखना है कि प्रशासन जागता है या किसी बड़े हादसे का इंतजार करता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का